हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंजू यादव है और मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम एज़ोस्पर्मिया या ज़ीरो स्पर्म काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि एज़ोस्पर्मिया के क्या कारण होते हैं और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एज़ोस्पर्मिया या ज़ीरो स्पर्म काउंट दो तरीके का हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म्स कैरी करने वाली ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से स्पर्म बाहर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। स्पर्म इस कंडीशन में स्पर्म टेस्टिस में इनफ क्वांटिटी में बन रहा होता है, बट ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ पाते हैं और सीमेन एनालिसिस में आपका जो स्पर्म काउंट है वो ज़ीरो शो करता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का मतलब है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन या तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है या फिर बहुत कम हो रहा है, वो किसी भी कारण से हो सकता है और बहुत कम प्रोडक्शन की वजह से स्पर्म्स बाहर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं और टेस्ट में वो ज़ीरो स्पर्म काउंट की तरह दिखता है। अब बात करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया के या ज़ीरो स्पर्म काउंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एज़ोस्पर्मिया का जो कारण है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का एज़ोस्पर्मिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव है या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। दोनों के लिए जो रीज़न मिलेगा वो अलग होता है। सो अब बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के बारे में और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो मोस्ट कॉमनली वॉज डेफरेंस, एपिडिडमस या फिर इजैकुलेटरी डक्ट के लेवल पे होती है। किन किन कारणों से ये ब्लॉकेज हो सकती है वो है कोई भी चोट लगना टेस्टिस के एरिया में, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, प्रीवियस सर्जरीज इन द पेल्विक एरिया, डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्ट, वेसेक्टमी, सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन म्यूटेशन, जिस केस में या तो वॉज डेफरेंस डेवलप ही नहीं होते हैं या फिर थिक सिक्रीशन की वजह से सीमेन ब्लॉक हो जाता है वाज डेफरेंस के अंदर। अब बात करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के कॉजेज़ के बारे में। कुछ जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के जो आपके इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकते हैं, जिसमें शामिल है कैलमन सिंड्रोम। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये जनरली हाइपोगोनेड्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म की तरह रिप्रेजेंट करता है और इसमें पेशेंट की स्मेल करने की क्षमता कम होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस जेनेटिक कंडीशन में मेल पार्टनर के अंदर एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। सो जनरली जो एक्स वाई पेयर होता है वो एक्स एक्स वाई हो जाता है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। सेक्सुअल और फिजिकल मैच्योरिटी भी थोड़ी सी कम होती है इन मेल्स के अंदर और कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी आ सकती हैं। वाई क्रोमोसोम डिलीशन, वाई क्रोमोसोम के कुछ सेक्शंस के ऊपर जीन्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये जीन मिसिंग हो तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता और इनफर्टिलिटी हो सकती है। हार्मोन इम्बैलेंसेस और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपोगोनेडोपिक हाइपोगोनेडिज्म, अनकंट्रोल थायराइड, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया और एंड्रोजन रेजिस्टेंस भी ज़ीरो स्पर्म काउंट का कारण हो सकता है। टेस्टिकुलर कॉजेज फॉर एज़ोस्पर्मिया आर एनोर्किया, मतलब कि टेस्टिस का एब्सेंट होना, क्रिप्टोर्किडिज्म, टेस्टिकल्स का स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाना, सर्टोलिस एंड ओल्नी सिंड्रोम, इस कंडीशन में स्पर्म टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स डेवलप नहीं हो पाते। स्पर्मेटोजेनेटिक अरेस्ट भी हो सकता है एज़ोस्पर्मिया का कारण। मम्स और काइटिस, मम्स एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कई बार टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये कारण हो सकता है एज़ोस्पर्मिया का। टेस्टिकुलर टोर्शन, ट्यूमर्स, रिएक्शन टू एनी मेडिकेशन जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को हार्म कर सकते हैं, रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, क्रोनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, सिरोसिस, किडनी फेलियर भी कुछ केसेस में एज़ोस्पर्मिया का कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया को कैसे ट्रीट किया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट अप्रोच डिपेंड करती है कि रीज़न ब्लॉकेज है या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। अगर ब्लॉकेज एक कारण है आपके एज़ोस्पर्मिया का तो हम सर्जरी की हेल्प से ट्यूब्स को अनब्लॉक कर सकते हैं या डैमेज पार्ट को रिमूव करके उनको दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं।
अगर लो हार्मोन प्रोडक्शन एजोस्पर्मिया का कारण है तो इस केस में आपको हार्मोन्स ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। हार्मोन जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, HCG हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन्स आपके हाइपोगोनेड्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म कंडीशन को बहुत इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं। 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल स्पर्म काउंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ कंडीशन में मेडिसिन जैसे क्लोमिफीन, एनेस्ट्राजोल और लेट्रोजोल भी एडवाइस की जाती है स्पर्म प्रोडक्शन को रिस्टोर करने के लिए। अगर सर्जरी और मेडिकेशन के बाद भी स्पर्म काउंट 0 ही रहता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर ART टेक्निक्स की हेल्प ली जाती है। एजोस्पर्मिया के केसेस में टेस्टिस से डायरेक्टली स्पर्म रिट्रीव कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में टीसा या पीसा टेक्निक के थ्रू एक सिंपल निडल डाल के या छोटा सा कट लगा के टेस्टिस में स्पर्म को रिट्रीव किया जाता है और इन स्पर्म्स को फिर डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ICSI टेक्निक के ज़रिए। स्पर्म्स को और एग को फर्टिलाइज होने के लिए लैब में ग्रो कराया जाता है और उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के लिए उसको ऑब्जर्व किया जाता है। एम्ब्रियो को कल्चर करने के बाद एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के केस में माइक्रोटेसी टेक्निक के ज़रिए स्पर्म को रिट्रीव किया जाता है। ये एक एडवांस प्रोसीजर है जिसमें टेस्टिस के ऊपर एक कट लगाया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करके हेल्दी टेस्टिकुलर टिश्यू को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जहाँ पे स्पर्म मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इन मिले हुए स्पर्म को हम ICSI टेक्निक के ज़रिए एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं और एम्ब्रियो क्रिएट करके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो IVF ICSI टेक्निक के ज़रिए 0 स्पर्म काउंट के केसेस में भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।